स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड साझेदारी क्या है, इसकी विशेषता, लाभ एवं सीमा का वर्णन करें। जिस प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन करवाया गया है उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे साझेदारी वर्ड चेंज किया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी विशेषता पूछा था, लाभ पूछा था और उसकी क्या सीमा है, जिसको हम लोग असफलता या फिर दोष कह सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले साझेदारी को डिफाइन करेंगे कि साझेदारी होती क्या है, और हम लोग जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस से रिलेटेड चीज़ ही पढ़ेंगे। व्यवसाय, व्यावसायिक, ये सब वर्ड हम लोग को सुनने को मिलेगा, तो ये सब वर्ड से डरना नहीं है। व्यवसाय का मतलब क्या, सिंपल सा बिजनेस, किसी भी दुकान को खोलना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, व्यवसाय। तो साझेदारी को इंग्लिश में कहा जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से आप समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। पार्टनरशिप कभी भी अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता, उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है, उसी को पार्टनरशिप कहा जाता है, उसी को साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी एक संगठन की तरह होती है, जिस प्रकार से स्टूडेंट का संगठन विद्यालय में बनाया जाता है, अखिल भारतीय विद्या परिषद। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े होते हैं, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ स्टूडेंट का तो वो उसको सॉल्व करते हैं। तो वो संगठन क्या अकेले व्यक्ति होता है या फिर उसमें बहुत सारे लोग होते हैं? तो संगठन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब कि दो या दो से अधिक लोग। तो उसी प्रकार से साझेदारी में भी दो या दो से अधिक लोग रहेंगे, लेकिन संगठन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए साझेदारी का डेफिनेशन, हर एक आंसर को पॉइंट के थ्रू लिखेंगे। देखिए साझेदारी व्यावसायिक व्यापार का एक रूप है। साझेदारी व्यावसायिक व्यापार का एक ऐसा रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर फायदा कमाने के लिए कोई कारोबार करते हैं। कहने का क्या मतलब है, बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, कारोबार का मतलब बिजनेस होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी बिजनेस को खड़ा करता है और उससे फायदा कमाने के लिए काम करता है, उसी को बोलते हैं साझेदारी। मतलब मिल करके काम करना, वही साझेदारी कहलाती है। तो आप लोग लिखिएगा कि साझेदारी व्यावसायिक व्यापार का एक ऐसा रूप है, ये व्यावसायिक व्यापार का एक प्रकार है, उसी को बोला गया रूप है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर फायदा कमाने के लिए कोई कारोबार को करते हैं। और एक व्यक्ति थे, फेमस व्यक्ति, उन्होंने भी साझेदारी का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया था, इसको भी आप लोग हाईलाइट करके लिखिएगा। उन्होंने क्या बोला था कि साझेदारी को हम लोग सिंपली समझ सकते हैं संगठन के रूप में। संगठन में जैसे बहुत सारा व्यक्ति रहता है, उस प्रकार से साझेदारी में भी बहुत सारा व्यक्ति रहता है। तो साझेदारी व्यक्तियों का एक समूह है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, जिन्होंने किसी व्यावसायिक उद्देश्य से परस्पर पूंजी का सेवाएं लगाई हो। ये जो स्टेटमेंट है वो सेम बात को बोल रहा है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के मकसद से मिल करके पैसा लगाते हैं और उनको बेचा करते हैं। जैसे दो तीन आदमी मिल लिया और दो तीनों आदमी बिजनेस में पैसा लगाएगा और जाकर के सामान को बाजार में बेचेगा, यही कहने का मतलब है इस स्टेटमेंट का। मतलब परस्पर का मतलब होता है मिलकर, पूंजी का मतलब पैसा, और सेवाएं मतलब जा कर के लोगों को प्रोडक्ट बेचना, उनके लिए सेवाएं उपलब्ध करवाना कहलाता है। तो ये तो हो गया साझेदारी क्या है। साझेदारी का सिंपल सा मतलब होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी बिजनेस को शुरू करता है, उसी को साझेदारी कहते हैं।
अब हम लोग उसका दूसरा पार्ट देखेंगे, साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं हैं। साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए आप लोग हेडिंग दीजिएगा कि साझेदारी की विशेषताएं, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को लिखना है कि कम से कम 2 व्यक्ति, साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्ति का होना अनिवार्य है। तो यही है इसका पहला विशेषता। लेकिन इसमें कम से कम तो बताया गया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति भी लिमिट है। कम से कम 2 तो होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 50 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी लिमिटेशन है, कम भी लिमिटेशन है और ज़्यादा भी लिमिटेशन है। लेकिन संगठन में ऐसा नहीं है, संगठन में आप हजारों लाखों का संगठन कर सकते हैं। तो देखिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है कि साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। कम से कम 2 व्यक्ति जरूर रहना चाहिए, तभी ये साझेदारी व्यवसाय होगा। अगर एक व्यक्ति है तो उसे हम एकांकी व्यवसाय कहेंगे, जो पहला नंबर क्वेश्चन में बताया गया था कि यदि एक व्यक्ति व्यापार करता है तो उसे हम एकांकी कहेंगे। दूसरा पॉइंट में इसमें लिखिएगा कि बता तो दिया कि कम से कम 2 व्यक्ति रहेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्ति ही हो सकता है। तो साझेदारी में अधिक से अधिक 50 व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं। अब ये साझेदार का मतलब क्या हुआ? अगर कोई बिजनेस शुरू किया गया, उसमें 3 व्यक्ति है, 1 2 3, तो एक एक व्यक्ति के ग्रुप को हम साझेदार कहेंगे। इसको भी साझेदार कहेंगे, इसको भी साझेदार कहेंगे और इसको भी साझेदार कहेंगे। लेकिन अगर तीनों को मिला दिया जाए तो हम इन तीनों को फर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्म। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि अगर किसी बिजनेस को शुरू करना है, अगर किसी बिजनेस को शुरू करना है तो 2 व्यक्ति, एक का नाम है बबलू और एक का नाम है डब्लू, दोनों मिल करके और बिजनेस शुरू किया। क्या शुरू किया? बिजनेस। और दोनों ने मिल करके पैसा लगाया। पूंजी का मतलब पैसा, सामान, व्यवस्था, तो ये सब होती है पूंजी के अंतर्गत। तो ये दोनों मिल करके पूंजी लगाया और एक बिजनेस को शुरू किया। तो ये जो अकेला व्यक्ति होगा ये कहलाएगा साझेदार। ये भी अकेला व्यक्ति होगा, वो भी कहलाएगा साझेदार। लेकिन अगर हम ये दोनों को मिला दें तो इन दोनों को हम कहेंगे फर्म। क्या कहेंगे? फर्म। तो इस वर्ड को ध्यान रखना, फर्म। और ये साझेदार, अकेला अकेला रहेगा साझेदार, ग्रुप में रहेगा फर्म। जैसे कि मुर्गा फार्म होता है, उसी प्रकार से आदमी का फार्म नहीं, आदमी का फर्म होता है जब ग्रुप में रहेगा तो यहाँ पे वही बताया गया कि साझेदारी में अधिक से अधिक 50 व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं। 50 से अधिक व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता है। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट नोट को लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए पहला नोट में पहला नंबर में आप लोग लिखिएगा कि साझेदारी की अधिकतम संख्या के बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल नहीं देखेंगे। जैसे संविधान होता है उस प्रकार से एक प्रकार का अधिनियम है जिसका नाम है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इसके अंदर ये नहीं बताया गया है कि किसी भी साझेदारी में 50 संख्या होना चाहिए, 50 संख्या होना चाहिए, ये बताया नहीं गया है। यही है पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, दूसरा नोट, कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 ने
केंद्रीय सरकार को अधिकार दिया कि वह साझेदारों की अधिकतम संख्या निश्चित करे, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं हो। तब केंद्रीय सरकार ने 50 निश्चित किए। तो ये इतना लंबा लाइन लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि ये जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 है, वो है सो सरकार को ऑर्डर दिया, सरकार को ऑर्डर दिया कि वह साझेदारों की संख्या को फिक्स करे। जितने भी बिजनेस को शुरू करेंगे उनमें कितनी मैक्सिमम संख्या होगी उसको फिक्स कीजिए, और ये भी कंडीशन दे दिया कि 100 से ज़्यादा संख्या नहीं रखिएगा। तब सरकार ने 50 की संख्या निश्चित किया। इसको आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कंपनी, ये 2013 कंपनी अधिनियम कुछ है, ये सरकार को ऑर्डर दी कि आप हैं वो किसी भी बिजनेस में, ये कंपनी सरकार को ऑर्डर दी कि किसी भी बिजनेस में मैक्सिमम कितना आदमी होगा उसको फिक्स कीजिए, कितना आदमी होगा उसको फिक्स कीजिए। और ये भी बताया कि इसमें 100 से ज़्यादा नहीं रखिएगा, 100 से ज़्यादा नहीं रखिएगा। तब ये सरकार ने 50 आदमी को फिक्स किया कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने में 50 से ज़्यादा आदमियों का सहयोग नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए और 2 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए। तो ये है इसका मतलब। तो ये था पहली विशेषता, और पहली विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इससे शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन भी आता है। दूसरा विशेषता देखिए, अनुबंध का होना। अनुबंध का होना जिसको कहते हैं इंग्लिश में एग्रीमेंट, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो साझेदारों को दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि मान लीजिए कि 2-3 आदमी मिल करके एक व्यवसाय को शुरू कर रहा है और उसमें से एक व्यक्ति बदल गया इन द सेंस वो कहने लगा कि जितना भी पैसा लगाए हैं वो हम ही लगाए हैं। मान लीजिए ये 50 लाख लगाया, ये 50, तो ये कहने लगा कि हम 50, मतलब 1.5 करोड़ हम अकेले लगाए हैं। तो इसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए कि ये 50 लाख दिया है, ये दिया है, ताकि बाद में यदि कोई बदल जाए तो उसको दिखाया जा सके कि देखो तुम ही ना साइन किया है कि तुम इतना ही दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ऐसी बहुत स्थिति देखने को मिलती है जहाँ पे लोग बदल जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को पहला पॉइंट लिखना है कि साझेदारी की स्थापना अनुबंध के द्वारा होती है, एग्रीमेंट के द्वारा होती है। बिना एग्रीमेंट के बहुत दिक्कत हो जाती है। और दूसरा में देखिएगा, दूसरा पॉइंट कि अनुबंध 2 प्रकार से किया जाता है, पहला लिखित और दूसरा मौखिक। जो भी एग्रीमेंट कराया जाएगा या तो लिख करके करवाया जाता है या फिर बोल करके हम बोल दिए कि ठीक है हम इतना दे देंगे, या फिर हम लिख दिए कि चलो ठीक है हम इतना रुपया दे देंगे। तो इन दोनों में जो बेस्ट रहता है वो ये रहता है, क्योंकि अगर मौखिक में वो व्यक्ति पलट गया तो सामने वाले का नुकसान हो जाएगा। तो ये था अनुबंध का होना, दूसरी विशेषता। इसी प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट लिखना आप लोगों को। तीसरा देखिए, व्यवसाय का होना। व्यवसाय का मतलब बिजनेस का होना। अगर साझेदारी की जाएगी तो बिजनेस करेगा ही, क्योंकि अगर 2-3 इंसान मिला है तो मिल करके सिर्फ पैसा थोड़ी ना लगाएगा, पैसा लगा करके और जा करके जुआ थोड़ी खेलेगा या शराब थोड़ी पिएगा, व्यवसाय वो करेगा। तो वही बोला है कि साझेदारी की विशेषता में व्यवसाय का होना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिखना है पहला पॉइंट कि साझेदारी के लिए आवश्यक है कि साझेदार
किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय करे, किसी भी प्रकार का व्यवसाय उनको करना इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, जो भी व्यवसाय करेगा वो वैध होना चाहिए। वैध का मतलब लीगल होना चाहिए, कानून की तरफ से मान्यता मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉन लीगल हो जाए, इलीगल हो जाए, अदरवाइज पुलिस आ करके उसको उखाड़ करके फेंक देगी, जितना पैसा है सभी का सभी बर्बाद हो जाएगा। चौथा विशेषता देखिए, लाभ का विभाजन। अगर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किसी भी बिजनेस को शुरू किया जाएगा, अगर 2-3 आदमी मिल करके किसी भी बिजनेस को शुरू करेगा तो जो फायदा होगा ना वो सभी लोगों में बंटेगा, और अगर घाटा होगा तो सभी लोगों में बंटेगा। तो यही है चौथा विशेषता इसकी, कि साझेदारी में व्यापार करने से जो फायदा होगा, व्यापार करने से जो फायदा होगा उसको आपस में कैसे बांटेंगे इसका बात कर लेना चाहिए। पहले से बात कर लेना चाहिए कि यदि हम लोग सामान बेच रहे हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें जो फायदा होगा उसका कितना प्रतिशत पहला व्यक्ति रखेगा, कितना प्रतिशत दूसरा व्यक्ति रहेगा। पहले से बात किया रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। नहीं तो जब फायदा हो जाएगा तो पहला वाला व्यक्ति बोलेगा कि हम 70% लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे ज़मीन पर दुकान को खड़ा किया गया है, और दूसरा व्यक्ति को बोलेगा कि तुम 30% ही लो, तो दोनों में मतभेद हो जाएगा। तो इसीलिए लाभ का विभाजन होता है, आपस में बात कर लेना इम्पोर्टेंट है। पांचवा देखिए, व्यवसाय का संचालन। जो भी बिजनेस रहेगा उसको कौन चलाएगा, उसको कौन चलाएगा इसी को बताना है। तो व्यवसाय जो भी खड़ा किया जाएगा, जो भी बिजनेस रहेगा उसको सभी लोग मिल कर के चला सकता है। अगर किसी को छुट्टी लेना है तो वो आराम से ले सकता है, किसी को शादी में जाना है तो वो जा सकता है, उस केस में दूसरा कोई व्यवसाय को चलाएगा। तो यही लिख देना है कि व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों द्वारा या किसी भी साझेदार द्वारा किया जा सकता है। इसमें सभी साझेदार मिल करके व्यवसाय करें या फिर एक अकेला व्यक्ति ही जा करके व्यवसाय करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया साझेदारी की क्या विशेषता थी। अब हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में चलेंगे, दैट इज साझेदारी करने से क्या फायदा है, किस प्रकार का लाभ है, उसको हम लोग देखेंगे। इसको भी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला, साझेदारी व्यवसाय के लाभ निम्न है। पहला है स्थापना में सुगमता। जो भी बिजनेस शुरू किया जाएगा उसको स्थापना करने में आसानी होगी। स्थापना करने में सुगमता क्यों होगी? इसलिए सुगमता होगी कि यदि जितने भी लोग बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं, व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, अगर उनका विचार एक जैसा रहा तो आसानी के साथ ना हम बिजनेस को शुरू कर देंगे। अगर दोनों का विचार अलग अलग रहा तो बिजनेस को शुरू करना बहुत दिक्कत रहेगा। तो इसीलिए आप लोग लिखिएगा कि अगर सभी व्यक्तियों का विचार एक जैसा होगा तो उसे स्थापना करने में समस्या नहीं होगा। अगर विचार एक जैसा होगा तो समस्या नहीं होगी बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो ये इसका लाभ होता है साझेदारी व्यवसाय का। दूसरा देखिएगा, संतुलित निर्णय। संतुलित निर्णय का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि साझेदारी व्यवसाय में बहुत सारे लोग रहते हैं, और जब बहुत सारे लोग रहेंगे तो उनका विचार अलग अलग रहेगा, और जब अलग अलग रहेगा विचार तो सभी को एक एक करके सुना जाएगा, और जो भी अच्छा विचार रहेगा वो सभी मिल करके मानेंगे ताकि उनका बिजनेस, उनका व्यवसाय अच्छे तरीके से चल सके। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि साझेदारी व्यवसाय में कई लोगों का साथ होता है,
क्योंकि इसका डेफिनेशन में ही बताएं कि साझेदारी व्यवसाय एक ऐसी व्यवसाय का रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का साथ होता है। तो किसी भी निर्णय से पहले सभी साझेदारों से सलाह लिया जाता है। जब सभी साझेदारों से सलाह लिया जाएगा तो ये बात तो पक्का है कि उसमें किसी भी प्रकार की मतभेद नहीं होगी, निर्णय संतुलन होगा। नहीं तो अगर कोई मनमानी करके अपना फैसला किसी को बताए बिना ले लेगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये है संतुलित निर्णय, साझेदारी व्यवसाय का लाभ। अब हम लोग तीसरा लाभ के ऊपर चलते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट, अधिक वित्तीय का साधन। अधिक वित्तीय का साधन मतलब पैसा से रिलेटेड साधन बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब साझेदारी व्यवसाय किया जाएगा तो उसमें पैसा की कमी नहीं होगी। ऐसा इसलिए कि उसमें दो या दो से अधिक लोग रहते हैं, और जब दो या दो से अधिक लोग रहेंगे तो उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी ज़्यादा रहेंगे, और जब सपोर्ट करने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे तो पैसा की कमी भी बहुत कम होगी। इसीलिए साझेदारी व्यवसाय का ये तीसरा लाभ है कि अधिक वित्तीय साधन। साझेदारी संगठन में, अब यहाँ पे संगठन लिखा गया तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताए थे कि साझेदारी एक प्रकार की संगठन है। यहाँ पे व्यवसाय भी हो सकता है, संगठन भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो साझेदारी संगठन में कभी पैसा की कमी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का सहयोग होता है। क्योंकि अगर दो इंसान बिजनेस को खड़ा किया तो इसका मामा, इसकी मामी, इसके चाचा, इसकी चाची सभी लोग देंगे। इसका भी ससुराल घर से मिलेगा, इसका चाचा चाची, नाना नानी सब घर से मिलेगा। तो सहयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब संख्या बढ़ेगी तो पक्का है कि पैसा घटेगा नहीं। चौथा फायदा देखिए इसका, जोखिम का बंटवारा। यदि बिजनेस के अंदर नुकसान हो जाता है तो क्या होगा कि एक व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाएगा। एक व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाएगा, एक व्यक्ति का अकेला हानि नहीं होगा। उसको लगेगा कि अरे बगल मेरा दोस्त का तो भी हुआ है, चलो ना मैनेज कर लेते हैं। और ये सोच के साथ उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। क्योंकि गांव में भी आप लोग देखते होंगे, अगर किसी एक इंसान का घर जल गया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन अगर आसपास में 4-5 इंसान का और घर जल जाता है तो उसको लगता है अरे कोई दिक्कत नहीं, उसका भी जलाना, ये सोच रखते हैं। तो जोखिम का बंटवारा हो जाता है। यदि बिजनेस में नुकसान होगा तो उससे उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसमें आप लोगों को सिंपल से यही लिखना है कि साझेदारी व्यवसाय में यदि उनके व्यवसाय का हानि होगा तो एक व्यक्ति पर लोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का साथ रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे साझेदारों का पैसा लगा होता है। यहाँ पे साझेदारों की जगह आप लोग लोगो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसीलिए साझेदार का यूज किया गया। और साझेदार का मतलब क्या है अभी बताए थे कि किसी को साझेदार कहा जाता है। ये डब्लू और बबलू को एक और व्यक्ति अगर यहाँ पे आ जाए नबलू, तो ये भी क्या हो जाएगा, साझेदार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति है तो दो को ही साझेदार बोलेंगे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सभी को हम साझेदार बोलेंगे। तो यही है कि इसमें सभी साझेदारों का पैसा लगा होता है, तो जोखिम भी बढ़ जाता है। अगर इतना अमाउंट ऑफ जोखिम हुआ, इतना नुकसान ना हुआ, तो उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बट जाता है, तो उतना ज़्यादा लोड एक इंसान के ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये थी 4 लाभ साझेदारी व्यवसाय के। अब हम लोग इसके लास्ट पार्ट में चलेंगे
दैट इज कि साझेदारी व्यवसाय या फिर साझेदारी संगठन के क्या डिसएडवांटेज है, क्या सीमाएं हैं, क्या असफलता है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, साझेदारी का सीमाएं या दोष दोनों एक ही चीज़ है, या फिर असफलता भी लिख सकते हैं। तो पहला, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना है। आप लोग डील करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसी प्रकार से लिख देना है। सबको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, दैनिक कार्यों में देरी, इसका मतलब क्या होगा कि दैनिक कार्यों की देरी मतलब हुआ कि दिन में जो भी कार्य किया जाएगा उसमें पक्का है कि देरी होगा। इसका मेन रीज़न ये है कि जो भी काम किया जाएगा उसके लिए डिसीजन लिया जाएगा। पहले सभी लोगों से पूछा जाएगा कि ये करना है, ऐसे करना है, तो सभी का सलाह लेने में टाइम लगेगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति, कोई पार्टनर बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन दोनों में कुछ देर मतभेद होगा। फिर तीसरा वाला पार्टनर बोलेगा अरे मान लो ना यार। तो इस प्रकार से करते करते उनको समझाने में और सलाह लेने में टाइम लग जाएगा। इसीलिए दैनिक कार्यों में देरी पक्का होगी। तो ये है पहला डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर दैनिक कार्यों में देरी होगी तो उसका काम भी स्लो काम करेगा, और अगर काम स्लो होगा तो बिजनेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और बिजनेस स्लो हो जाएगा तो डायरेक्टली इसका असफलता को दिखाता है। तो सभी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा देखिए, मतभेदों की अधिक संभावना है। मतभेद का मतलब लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा का अधिक संभावना होगा, क्योंकि 3-4 लोगों का ग्रुप रहेगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों लोगों का या फिर तीनों लोगों का जो विचार है वो सेम रहेगा। कभी हो सकता है कि एक इंसान 3 इंसान से मैच ना करे, वो बोले कि नहीं मेरे अनुसार से चलो, और 3 इंसान बोले कि मेरे अनुसार से चलो। तो इसमें मतभेद होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन यही एकांकी व्यापार में इसका कोई झंझट नहीं है, क्योंकि अकेले किसके साथ लड़ाई करेगा। तीसरा देखिए, अस्तित्व का अनिश्चित होना। इसका मतलब है कि यदि 3 या 4 पार्टनर हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कि 3 या 4 पार्टनर है, अगर उनमें से किसी का मौत हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई पागल हो जाता है, तो उस केस में जो पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप होगा जितना लोगों का, वो सभी का सभी टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि अगर 3 व्यक्ति का पार्टनरशिप था, अगर एक का एक्सीडेंट हो गया या फिर एक का मौत हो गया तो 2 बचा। अब ये दोनों क्या बोलेगा कि इसका वाला हिस्सा मेरे को चाहिए, ये बोलेगा इसका वाला हिस्सा मेरे को चाहिए। अब इस केस में क्या हो सकता है, दोनों के बीच में फाइट होगा और साझेदारी टूट जाएगी। साझेदारी टूट जाएगी तो बंटवारा खत्म हो जाएगा और बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो ये थी असफलता का तीसरा कारण। चौथा कारण देखिएगा, बड़े व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त। इसके द्वारा बड़ा व्यवसाय को शुरू नहीं किया जा सकता। जैसे कि आज हमारे देश में टाटा का नाम सुने होंगे, मुकेश अंबानी का नाम सुने होंगे, तो वो लोग अकेले काम करते हैं। जियो जो चलता है उसका मेन मालिक है, एयरटेल जो चलता है उसका मेन मालिक है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब का अकेले मालिक है। तो उसमें ग्रुप ऑफ पीपल नहीं रहते हैं। तो यही बोला है कि बड़े व्यवसाय, बहुत बड़ा बड़ा व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसको हम लोग अनुपयुक्त कहते हैं। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, गोपनीयता में संदेह, सीक्रेट में संदेह रहेगा, क्योंकि किसी के बात को
कोई पार्टनर जा करके लीक कर सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि पार्टनर क्यों लीक करेगा? देखिए, जब पार्टनरी में रहता है ना तो उतना ले दे के नहीं चलता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे जो होगा देखा जाएगा, डूबेगा तो सबके डूबेगा, उगेगा तो सबके उगेगा। इसीलिए वो किसी को बता दिया, इसका बात उसके पास चला गया कि दीवालों के भी कान होते हैं। अगर दीवालों के कान होते हैं तो आदमियों के पास तो आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए गोपनीयता में संदेह होती है। तो ये सब 5 डिसएडवांटेज थे, 5 डिसएडवांटेज थे। और हम लोग का जो 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर फाइनल हो जाता है। तो अच्छे से रिवाइज करके और याद कर लेना है। और आप लोगों को कहानी की तरह आंसर को नहीं छापना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। क्योंकि अगर आप पॉइंट लिखोगे तो ज़्यादा मिलेगा, कहानी लिख दो 4 पेज भी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 4 पेज की कहानी लिखो = 5 को पॉइंट लिख दो, वो बराबर है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर चैनल में अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, करेंगे। थैंक यू।